पाठ है 11। नीलकंठ। लेखक हैं इनके महादेवी वर्मा। कौन लेखक हैं? महादेवी वर्मा। ये हर बार जो लिखती हैं तो पशु पक्षियों के बारे में लिखती हैं, हमेशा पशु पक्षियों के बारे में लिखती हैं। पशु पक्षियों से इनको बेहद प्रेम है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया। मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने के लिए का आदेश दिया। किसी को स्टेशन पर पहुंचा के आ रही थी हूँ, तनी ध्यान आया कि चलो चिड़िया और खरगोश की दुकान की तरफ चलते हैं, तो ड्राइवर से बोला कि उधर गाड़ी ले लो अपना। बड़े मियाँ चिड़िया वाले के दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर मोर के बच्चों के लिए पूछताछ किया था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार उसका नाम था बड़े मियाँ चिड़िया वाले के दुकान। ठीक, तो जैसे मैं बोला तो बोला कि आप पिछली बार आई थी तो बोली थी ना कि मोर और का पक्षी हमको चाहिए, तो उस समय नहीं था। लेकिन शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चों को पकड़ के लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल लें। बोले कि पाल लीजिए। एक मोर और एक मोरनी मेरे पास आया है। मोर के पंजों से दवा बनती है, ऐसे लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए कह दिया है कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो मारो मारो। मतलब कह रहे हैं कि इसको खरीदने लोग आया था, लेकिन वो मुआ करके इससे दवाई बनाने के लिए ले जा रहा था, तो हम नहीं दिए उसको। मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। थक करके वहीं रोक दे स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से होने कर मैंने रोक कर मोर के बच्चे हैं। मियाँ के बड़े हाथ के संकेत अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा संकीर्ण था। वे पक्षी सावक जाली के फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब वो जो दुकानदार था बड़ी बोलता था, बकबक बकबक करता रहता था। तो जानती थी लेखक की ये बकबक इसका बंद नहीं होगा। बीच में ही बोली कि कहाँ है वो, दिखाओ। तो दिखाया कि देखिए वो पिंजड़ा में है। चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए के लिए है। बरहा ने कहा, भाई सर सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है तो इतनी बड़ा कीमत मांगने चला है। बोला कि 30 रुपया दे दीजिए दोनों का। तो कोई था वहां पे, बोला कि अरे इन लोगों का मोर अभी बना कहाँ है, ये लोग कुछ हो ईसन, अब तो 30 रुपये मांग रहा है। वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम और 5 बड़े मियाँ के इनाम देकर मैंने जब छोटा पिंजड़ाकार में रखा तो मानो वह जाली के चौखट का जीवित चित्र हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था कि पिंजड़ा ही सजीव होकर उड़ने योग्य हो गया है। वो 30 रुपया दिए उसको और 5 रुपया उसको और दिए इनाम में, किलो ही 5 रुपया और लेकर चले। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कह के ठग दिया है। और जब घरे पहुंचे तो बोला ये मोर नहीं है, ये तीतर पक्षी है, तुमको ठग दिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात से मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरबाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति व्यवहार में और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला। 2 कटोरी में सत्तू और छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे चूहादानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरों में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नया बसेरा का गौरव प्रदान किया।
2-4 दिन वह इसी प्रकार इधर उधर गुप्तवास करते रहे। रात में रद्दी टुकड़ी में प्रकट होते रहे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूर होने लगे। पहले तो आए वो लोग, लेखक जहां पढ़ती थी रद्दी कागज वजह निकलता है, वही में घूमते रहते। पहले तो डर डर के अलमारी के पीछे लुका जाते, इन्होंने भाग जाते। बाद में उनका जब डर खत्म हुआ तो वो घूमने लगे, कबो कबो लेखक के कपारों पे आगे बढ़ जाते। खिड़कियों में जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवांगतों का पता लगा सकती थी, तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। वो दरवाजा हमेशा बंद करना पड़ता था, नहीं तो कोई बिलाई पुसली थी, वो आती इन लोगों को खा जाती। चित्रा नाम था उसका। वैसे वह चूहों पर आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपनी सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा की अभागिन मार्जरी के लिए असह्य कही जाती। मतलब होता है ऐसा, घर और में देखे होंगे, जब मामा घर जाएगा तो छोटका छोटका लड़का होता है, अपन अपन सामान चुरा देता है कि कहीं आएगा तो छीन के लेके चल मत जाए, चुरा देता है। तो वैसा ही चित्रा बिलाई थी। अब एक जानवर जो है ना, वो दूसरे जानवर को पसंद नहीं करता है। अगर हम जानवर को न पोसे हैं, एक और जानवर लेके पोस दिए, तो पहले से जो पोसे खिसिया जाएगा। वो जानता है कि जब एक को पोस दिया तो हमारा के मान सम्मान कम देगा, अब इसलिए मारो इसको, लखेत लखेत के चहट चहट के मारता है उसको। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़िया को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का निवास, सामान्य निवास है। अब ये मोर इतने कूद फान करने लगे कि जो कमरा था वो लगता था कि चिड़िया घर है। तब उसको उठा करके कहाँ पहुंचा दिए, जाली वाला वो घर बना था। आपको पायलट बाबा में जाओगे तो वहां भी तो बड़ा चिड़िया रखा है, तो वैसा ही एक घर था, उसी में लेकर पहुंचा दिया गया। दोनों नवांगतों ने पहले आए से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर घूमकर गुटरगु और रागनी अलापने लगे। नया नया पतोह जब घरे आती है, चाहे बहू आती है, तो एकदम सब कोई घर वाला एकदम उसके आगे पीछे एकदम कुछ न कुछ नया हरकत करते रहता है। तो वैसे ही मोर मोरनी जब आई ना, तो एकदम सब जानवर वैसे ही करने लगा। लक्का कबूतर पहले गाना गाता था, अब वो नाचना गाना छोड़ के और उसके चारों ओर घूम के गुटरगु करने लगा। कबूतर का नाम था लक्का, लक्की नहीं लक्का, और बिलाई का नाम था चित्रा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। खरगोश जो थे एकदम देखने लगे कि आ गया और नया। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। उस दिन लगा कि क्या हो गया, एकदम सब लोग परेशान हो गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही और रंगमय था और जैसे इल्ली से तितली बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रिनी की नीलाभ धोती झलकने लगी। लंबी हरित ग्रीवा हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष के रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गरवाली गति से एक नया गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीचे दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र आका नहीं जा सकता। मतलब वो जैसा मोर को होना चाहिए वैसा ही खूबसूरत मोर बनने लगा। जैसा मोर को होना चाहिए
वैसा ही वो खूबसूरत मोर बनने लगा। उसका चोंच निकल आया, गर्दन हो गया, पांख हो गया, एकदम खूबसूरत सा बनने लगा वो। मोरनी के विकास मोर के समान चमत्कारिक नहीं हुआ। मोरनी जो थी उतना बढ़िया विकास नहीं की, मोर खूब विकास किया, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का परिणाम देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया में रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। नाम रख दिया गया दोनों का। उसका नीला था, ये गर्दनिया जो था एकदम ब्लू था, नीला था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया नीलकंठ मोर का। और मोरनी उसके ठीक नीचे रहती थी, हमेशा हमेशा उसके साथ चलती रहती थी, उसकी छाया में रहती थी, तो उसका नाम रख दिया गया राधा। दोनों का नामकरण हो गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं था कि कब नीलकंठ अपने आप को चिड़ियाघर के निवासियों और जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही उस सब खरगोश कबूतर की सेना एकत्र कर उसे एक और ले जाता जहां दाना दिया करता, और घूम घूम कर मानो उसकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो अपने तीखे तंतु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। अब वो क्या करने लगा मोर ना, वहां पे सबका रखवाली करने लगा, सबको खाना खिलाने ले जाता, कोनो बदमाशी करता तो उसको मारता। खरगोश के छोटे बच्चों को वो अपने चोंच और उनके कान से पकड़कर उठा लेता, जब तक वो आंकर्दन न करने लगते वो अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता, पर फिर भी वे क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम असाधारण था। वह प्रायः मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते। मस्त खेल होने लगा उन लोग के बीच में। ऐसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। तनी एगो सांप आ गया। मोर और सांप में जबरदस्त लड़ाई चलता है, दुश्मन एक दूसरे का। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। जा फोटो देखोगे तो पकड़ लिया है खरगोश को, मुंह से दबा लिया है। छोटी को खरगोश था, पकड़ गया, सब तो भाग गया, शिशु खरगोश पकड़ा गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा शरीर अपने मुंह में दबा लिया, आधा जो बाहर था। वो ची ची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर अपने झूले में सो रहा था। नीलकंठ नहीं सुना, और वो इतना ना मतलब धीरे धीरे बोल रहा था बेचारा छोटका खरगोशवा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा था किसी को। उसी के चौकन्ने कानों ने उसकी मंद स्वर की व्यथा पहचानी। वह पूंछ और पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। उसको लगा कि कुछ दिक्कत हुआ है, और झूला पे झूल रहा था और दौड़ल भागा जैसे नीचे कि चलो रे चलो। संभवतः अपनी सहज चेतना से समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है। उसने सांप के फन को पंजों से दबाया, फिर चोंच पर से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया, परंतु निश्चित वहीं पड़ा रहा। गिर तो गया, उसको छुड़ा तो दिया, लेकिन एकदम उसी पड़ल था मुअला जीसन। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से उस असामान्य घटना की सूचना सौ ओर प्रसारित कर दी। चिल्ला चिल्ला के चारों तरफ राधा ने हल्ला कर दी कि आया है, आया है। माली पहुंचा, हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया। रात भर उसे पंखों के नीचे रहकर उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह पक्षी का रूप का स्वभाव देखकर समझ में आ गया। वो मोर खरगोशवा के छोड़ा नहीं, रात भर ओकरा के अपना पंख से तोप के उसको गर्मी देता रहा कि जग जाएगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसने बाज, चील आदि को श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। मयूर जो है ना, मारता उरता नहीं किसी को, काटता नहीं किसी को। नीलकंठ की उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, मानवीकरण भी थी। मेघों की सावली छाया में उसने इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडलाकर बनाता और नाचता था।
तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती, परंतु उसकी गति में एक छंद रहता। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाहर निकल जाती, बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उनकी प्रक्रिया में एक पूरक ताल का परिचय मिलता। नीलकंठ ने वैसे समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो बताया नहीं जा सकता, परंतु जब ये अचानक एक दिन जब वह मेरे जाली घर के पहुंचते अपने झूले से नीचे उतर कर आया और पंखों को संतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य करने की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से वह नृत्य भंगिमा नृत्य की क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि पहुंच जाता और नीलकंठ को अपनी मुद्रा को अपनी प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विश्व विभूति हो उठता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटीमैन की उपाधि दे डाली, जिसकी नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था। उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने इसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता, जैसे मुझे भी हंसी आती और विस्मय होता। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब वो चना उना देने पर एकदम आराम से उठाता था हाथ से, क्योंकि चोट से कहीं कट ना जाए हाथ। और फल वाला वृक्ष पसंद नहीं था, उसको फूल वाला वृक्ष हमेशा पसंद था। बसंत में जब आम के वृक्ष की सुनहली मंजरियां लद जाते, अशोक नए पल्लवों से ढक जाता, तब वो जाली घर में इतना अस्थिर होता उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने पर वह पहले ही हवा में उसकी सजल आहट पा लेते, तब उन्हें मंद केका की गूंज अनुभूति तीव्रता से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों को उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती। मेघों के गर्जन तर्जन के ताल पर उसके तमन्य नृत्य का आरंभ होता। फिर मेघ जितना गरजता, बिजली जितनी चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य की वेग उतना ही बढ़ जाता। उसकी केका का स्वर इतना मंद और मंद्रतर हो जाता कि वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर अपना पंख बाएं पर बायां पंख रखकर फैलाकर सुखाता। कभी कभी एक दूसरे के पंखों की टपकने वाली बूंदों से चोंच से पीकर वो पंखों को गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे उठा, यह भी एक करुण गाथा है। मतलब वो दोनों मस्त रहते थे, अपने में नाचते थे, खूब गीत गाते थे, खेलते रहते थे। ये सब घटना चल रहा था। अब एंट्री हुआ एक विलेन का। अभी तो दुश्मन नहीं आया है, अभी तो ठीक ठाक सब सीन चल रहा है। अब विलेन का एंट्री हुआ। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास खोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। वही चिड़ियाघर से फिर वो जहाँ से खरीदे थे ना, वही से इनका कार निकला और दुकानदारवा रोक लिया कि रोकिए महाराज रोकिए, आ गया, आप ही का इंतजार था। इस बार पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प मैंने बड़े मियाँ की ओर बिरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को अपने ओर ध्यान केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के ही समान थी। उसके मूंज से बंधे दो पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी नहीं हो सकती थी। वहां पर पहुंचे तो एक मोरनी उनको नहीं दिखाया गया। बड़े मियाँ की भाषण मेल दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप न आई होती तो मैं उसके सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। वो बोले कि देखिए ये कैसे पकड़ा है, इसको अधमरी हो गई है। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं अगले सीट पर उसे रखवा कर ले गई। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी कर देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे टेढ़ी रही, परंतु ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। मोरनी का नाम क्या था? कुब्जा था।
पहल की मोरनी राधा, और एक और मोरवा का नाम था नीलकंठ, एक और मोरनी आ गई कुब्जा। नाम के अनुरूप स्वभाव से भी कुब्जा प्रमाणित हुई, जैसा नाम और वैसने स्वभाव। अब वह नीलकंठ और राधा को साथ अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, चोंच से मार मारकर राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। अब वो राधा और नीलकंठ जब साथ रहते थे, राधा को चहेट चहेट के मारती थी। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उसे दूर भगाता और वह उसके साथ रहना चाहती थी। बात यह था कि नीलकंठ के साथ वो रहना चाहती थी, इस राधा को मारती थी खूब चहट चहट के। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न नीलकंठ के समीप किसी को आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिसे पंखों में छिपाए बैठे थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और अंडे फोड़ डाले, ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। उतना बिगड़न थी कि वो अंडा दी तो लुकवा के बैठी थी बेचारी, ये चहेट के उसको भगा दी और अंडवा फोड़ दी उसका। इस कलह कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। बेचारा नीलकंठ अब उदास रहने लगा क्योंकि घर में कलह हो गया। कई बार वह जाली घर से बाहर निकल जाता, एक बार तो कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा रहा। एक दिन तो एकदम लुका के आम पर जाकर बैठल था, खाता पीता नहीं था, चुपचाप बैठल रहता था। जहां से पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार वह मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर पहनकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं उसे आशा करती रही कि थोड़े दिन में सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ फैलाकर पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी न उठने पर संदेह हुआ। एक दिन इसे पड़ल था चुपचाप। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। वो इतना न घर में कलह हुआ कि बेचारा वो उसी कलह से मर गया। वो क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न रंग बिरंगे फूलों की सस्पक शरीर का चोट का चिन्ह मिला। मैंने उसे साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में प्रवाहित किया तब उसके पंख चंद्रिकाओं के समान प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा निश्चेत कई दिनों तक के कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आता था। वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह जाली वाला दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती। आम और अशोक कचनार के शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती का नाम था उनका, कजली नाम रखे थे कुतिया का कजली। हाँ, कुत्ती का नाम कौन था? कजली। उसके सामने पड़ गई और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया। परिणाम तक कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार कलह कोलाहल द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की भिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। कजली पड़ गई। बात का था ना, जब ये मर गया, के मर गया नीलकंठ, तो कुब्जा उसको खोज रही थी कि कहाँ गया है। कभी इन्होंने दौड़ती हो पेड़ पर जाती है, इन्होंने खोजती। एक दिन आम के पेड़ पर से उतर रही थी, तनिए नीचे बक कजली बैठल थी, कुत्ती थी। अब वही क्या थी ना, कुब्जा को आदत था कि किसी को भी मार देना। वो मारने गई, अब बस इसका गर्दनिए पकड़ ली कजली, धक काट दी गर्दनिए उनकरो काम खत्म। कुब्जा मर गई। राधा अभी भी प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब मेघाछन हो उठता है, राधा कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपने केका
को तिब्बतन करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। राधा अभी जिंदा है और वो अभी भी उसको आशा है कि नीलकंठ आएगा। पाठ खत्म हो गया। प्रश्न उत्तर देखिए इसका। मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया? मोर का नाम नीलकंठ रखा गया क्यों? क्योंकि उसका नीला गर्दन था और राधा उसकी छाया में रहती थी, इसीलिए राधा कृष्ण के साथ जैसे रखी थी, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? राधा। मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? क्योंकि उसका गर्दन क्या था? नीला था। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जब जाली के बड़े घर में पहुंचा तो क्या हुआ? मोर मोरनी जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नए नए बहू का स्वागत उसके आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु करने लगा। लक्का कबूतर नाचत रहे लेकिन नाचना गाना छोड़कर चारों ओर घूमने लगा। बड़े खरगोश जो थे गंभीर रूप से उनका निरीक्षण करने लगे और छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते आए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण किया। तोतवा ऐसे कर रहा था कि एल्बा, मतलब अजीब ही एकदम स्थिति वहां पे आया था। अगला प्रश्न है कि लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका को क्या पसंद आता था? वो जब भी लेखिका के सामने जाता तो गर्दनवा ऊंचा करके पूरा पंखवा फैला लेता था। लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना, मेघों को सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छों के जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर नाचना, विशेष भंगिम के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर सब सुनना चेष्टाएं बहुत भाती थी। मतलब कि ना होता है छोटका छोटका बचवा कोनो कोनो ऐसा काम करता है कि बड़ी निक लगता है देखने में, तो सोचता आदमी यही करते रहे। तो क्या क्या करता था? गर्दन ऊंचा ऐसा करके देखता था, मेघों की सावली छाया में इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडला कर बैठ जाता, खूब नाचता, गर्दन नीचे करके दाना चुगता, पानी पीता। बड़ी अच्छा लगता था लेखक को यही सब। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो कब कर रहा है संकेत? जब कुब्जा आई थी। इन लोगों के बीच तो सब चल रहा था ठीक ठाक, कुब्जा आई, कलह मचा के रख दी। महादेवी वर्मा के पास सभी जीव जंतुओं में आपस में अनन्य प्रेम था। एक दिन महादेवी वर्मा अपने नखास कोने से निकली तो चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपए में खरीद कर घर ले आई, उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। उसका नाम रखा गया कुब्जा। वो स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ न देख पाती। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना पसंद करती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल और राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। इसी घटना को देखकर लेखिका ने कहा कि इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे उठा? नहीं, आदमी कहता है कि अरे इस शुभ घड़ी में अशुभ बात क्यों आ गया? अशुभ बात कब आ गया? जब कुब्जा आ गई। कुब्जा आई और राधा को और नीलकंठ को साथ न देख सकी। कुब्जा के कारण ही नीलकंठ मर गया। मृत्यु का कारण कौन थी? कुब्जा। तो इसी को देख करके लेखिका ने बोली कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये कहां से आ गई ये गो। बसंत ऋतु में नीलकंठ को जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना बंद, क्योंकि देखो नीलकंठ को बस फूलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित व पल्लवित वृक्ष अच्छे लगते। इसीलिए जब बसंत में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते और अशोक के फूल लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। वो बार बार बाहर जाने का प्रयास करता, तब महादेवी वर्मा को उसे बाहर छोड़ना पड़ता। मतलब क्या था ना कि जाली घर में उसे रहना क्यों पसंद नहीं था बसंत ऋतु में? क्योंकि उसको पसंद था बढ़िया बढ़िया वृक्ष पर घूमना,
फूल वाला वृक्ष पर घूमना। तो अब बताओ, सामने आइसक्रीम रखा है, अब फ्री है कि खा लेना है। आपको एक दरवाजा में बंद करके खिड़की खोल दिया जाए तो ना तोड़ोगे कि खिड़की अब मतलब तोड़ के निकल जी का रहे मिले ना, बुझाया। तो वैसे ही उसको भी होता था। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? बताओ, कुब्जा के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? सब तो मित्र बन गए थे, लेकिन कुब्जा में इसमें लड़ाई क्यों होता था? ये दोनों लड़ती रहती थी राधा के साथ, राधा के साथ खाली लड़ती थी। किसी का स्वभाव मेल मिलाप वाला ना होता तो सबके साथ झगड़ा करते चलता है। बात सही है। कोई कोई होता है ऐसा कि वो सबके साथ खुश रहता है, और कोई कोई एकदम छछुंदर होता है, वो किसी के साथ उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई की देखेगा भीरी झगड़ा कर देगा, तनके में झगड़ा होता है। मेल मिलाप वाला नहीं था कुब्जा का हाल। वह हरदम सबसे झगड़ा करती रहती, नीलकंठ के पास किसी को जाने नहीं देती, और खुद नीलकंठ के साथ रहना चाहती, सभी को अपने चोंच से नोच डालती। इसी वजह से कोई उसका मित्र नहीं बन सका। जब भी देखो तब झगड़ा करती रहती, मारती रहती थी सबको। तब कोई उसके साथ रहेगा जी? झगड़ा है, एकदम बकलोल है, छछुंदर है। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव का उल्लेख कीजिए। सांपवा पकड़ लिया था इसे कुछ उसको, तो वो उसको बचा लिया। कैसे बचाया उसको? जब कोई सांप जाली घर के भीतर पहुंच गया तो जीव जंतु भाग करके इधर उधर छिप गए। केवल शिशु खरगोश ही सांप की पकड़ में आ गया। वह उसके निगलने के प्रयास में उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा लिया, शेष जो आधा बाहर था उसे चींची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर अपने झूले में सो रहा था। उसके चौकन्ने कानों में मंद स्वर की व्यथा पहचानी। वह तुरंत पूछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। स्वभावतः वह अपनी समझ चेतना से समझ लिया होगा कि सांप के फन पर अगर मारने से खरगोश घायल हो सकता है। अब सोच रहा था सांप कि अगर हेजा मारेंगे उसको तो एकरो पर लग सकता है, तो बोला कि ना, वो फन के पास पंजों को दबाया, वो हेजा खूब दबाया उसको जोर से। गर्दन दबाने पर मुंह खुला, बस निकल के भागे मिले। और चोंच से इतने प्रहार किया अधमारा हो गया। ढील पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल गया, और इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचा लिया। ऐसे नहीं बचाया था? अगर वो मारता यहां पर तो बेचारा वो घायल हो जाता, इसीलिए उसको बचा लिया गया। इस घटना से नीलकंठ के कई विशेषताओं का पता चलता है। वह वीर और साहसी था। सबसे पहले तो वीर और साहसी था। उसमें मानवीय भावनाएं विद्यमान थी, समझदार था, और अपने मित्रों के प्रति प्रेम और रक्षा करने का उसको ख्याल था। वो अपने मित्रों के प्रति प्रेम और रक्षा करने का ख्याल था। इस तरह से ये जो पाठ है खत्म हो गया।